हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम भारत का अपोहा तंत्र पढ़ेंगे। भारत का नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत जो नदियां हैं वो कई काम आती है, सिंचाई के लिए, विद्युत बनाने के लिए, पीने के लिए पानी इनसे मिलता है। जो सभ्यता है उसका जन्म भी नदियों के किनारे ही हुआ है। तो नदियों का मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जो अब नदियां हैं यानी जो अपवाह तंत्र है भारत का अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों में तीन तरह का अपवाह तंत्र है। पहला आता है सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन तरह का अपवाह तंत्र है हिमालय की नदियों में। ठीक है, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। उसके बाद जो नदियां है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये दो तरह का अपवाह तंत्र है भारत का। और नदियों के विषय में जैसे पिछले वीडियो में भारत का भौतिक प्रदेश हमने पढ़े थे, और जो प्रायद्वीपीय जो भाग है यह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे पुराना ये भाग है। और जो हिमालय है यह भारत का नवीनतम संरचना है। तो जो नदियां हैं, तो नदियों का जो विकास क्रम भी बताया जाता है कि जो नदियां हैं सिंधु, सतलुज, ये जो नदियां हैं कुछ ये पुरानी नदियां हैं, यानी जब हिमालय बना था उससे भी पहले की ये नदियां हैं सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलुज है ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी जो हिमालय बना था उससे भी पहले की ये नदियां हैं। यानी जब वो हिमालय का जो उत्थान है वो धीरे धीरे हुआ है, एकदम से सडन ही हिमालय नहीं बना है। तो इन नदियों ने क्या किया, जैसे हिमालय का उत्थान होता रहा उसी तरीके ये नदियां तो बहती रही और हिमालय का अपर्दन करती रही। यानी जो पर्वत है वो अपने शीर्ष भाग से तो ऊपर उठ गया था, मगर इसका जो तल है नदियां उसका अपर्दन करती रही। तो ये नदियां हिमालय से भी प्राचीन समय से बह रही हैं। और एक और नदी का विवरण आता है बुक में, इंडो ब्रह्म नदी। ओके, और इसका अन्य नाम है शिवालिक नदी भी इसे कहते थे, शिवालिक। इसका भी वर्णन आता है बुक में कि इंडो ब्रह्म नाम की या फिर शिवालिक नाम की नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहा करती थी, बहुत लंबी नदी थी ये भी, लेकिन कालांतर में ये नदी समाप्त हो गई। तो इंडो ब्रह्म नदी है, ये बहा करती थी किसी समय। तो ये राजस्थान का भारत का अपवाह तंत्र है। भारत के अपवाह तंत्र में सबसे पहले आज हम जो गंगा नदी है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। देखो, अपवाह तंत्र का ये अर्थ हुआ जो गंगा नदी है ये तो प्रवाहित हो ही रही है, इसके अलावा जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो इसमें जल गिराती है, कुछ नदियां
दाईं तरफ से आती है तो कुछ नदियां बाईं तरफ से आती है और गंगा नदी में अपना जल गिराती है। और जितनी भी नदियां हैं जो गंगा नदी से संबंधित है, इसमें जल गिराती है, उन सभी के क्षेत्र को अपवा तंत्र कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो गंगा नदी है इसके विषय में जानेंगे। तो गंगा नदी के बारे में हालांकि हम सभी जानते हैं कि यह भारत की एक पवित्र नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दो बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं गंगा नदी के बारे में। सबसे पवित्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अब इसका जो गंगा नदी है, अब गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी कब बनती है, ये इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, गंगा नदी देखो दो धाराएं हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग का मतलब संगम से होता है, जहां पर दो या तीन नदियां जब आपस में मिलती हैं तो उसे संगम भी कहते हैं और प्रयाग भी कहते हैं। तो नदियों के जो संगम होता है दो नदियों का, उसे प्रयाग कहते हैं। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो मिलन है वो विष्णु प्रयाग में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नदी की धारा आगे निकलती है या चलती है उसे अलकनंदा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ देव प्रयाग तक, तो ये अलकनंदा नदी है। इस अलकनंदा नदी में ये पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, उसके बाद मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद जो भागीरथी नदी है ये मिलती है यहाँ इसमें अलकनंदा में। ठीक है, अब ये जो नदी है ये देखो ये अलकनंदा है, यहाँ लिखा हुआ है अलग ही अलकनंदा, ये भी अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो देवप्रयाग में जो कि उत्तराखंड में स्थित है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी में जब भागीरथी नदी मिलती है तब वह गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो अलकनंदा नदी है इसकी जो मुख्य धारा का जो निर्माण है यह धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियों के द्वारा होता है। जब अलकनंदा नदी में देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग कहाँ है उत्तराखंड में, जब भागीरथी नदी मिलती है तब गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से ये गंगा नदी बनती है, यानी गंगा नदी है ये अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों से मिलने से बनती है। भागीरथी नदी प्लस गंगा नदी, ये होती है गंगा नदी। गंगा नदी का निर्माण होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी से। और ये नदी जो प्रवाहित होती है, जो गंगा नदी है इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है गंगा का। अब हिमनद क्या होता है? हिमनद यानी बर्फ की नदी या फिर इसे ग्लेशियर भी हम कह सकते हैं। जब पहाड़ों पे स्थित जो ग्लेशियर हैं जब वो पिघलते हैं तो जो उनकी जो जल है, जो धारा है, वो एक नदी के रूप में प्रवाहित होती है, उसे ही हिमनद कहते हैं। ठीक है, तब हिमनद पिघलता है तब हमें वो जल है नदी के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो गंगोत्री है, हिमानी है, ये केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर स्थित है। गौमुख स्थान पर है।
और इसकी जो ऊंचाई है इस स्थान पर 6600 मीटर है इस स्थान की। यहाँ से गंगा नदी है इसका उद्गम होता है। तो ये आप सारा समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये थी गंगा नदी की जो धारा है किस प्रकार से बनती है। उसके बाद इसका जो उद्गम है गंगोत्री हिमनद से होता है, गंगमुख नामक स्थान से होता है, जिसकी ऊंचाई 6600 मीटर है। उसके बाद इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो वो है गंगा नदी है। उसके बाद ये जो नदी है गंगा नदी बांग्लादेश में भी प्रवेश कर जाती है, जहां ये 870 किलोमीटर बहती है। 870 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को अलग नाम से जानते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद जो अपवाद क्षेत्र है गंगा नदी का, जो अपवाद क्षेत्र है वो है 9,51,600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर ये गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। और इसमें देखो कौन से राज्य सम्मिलित हैं जहां से गंगा नदी निकलती है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें आते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। ये इन राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है और पश्चिमी बंगाल के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, यहाँ चली जाती है। तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 450 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 1000 किलोमीटर प्रवाहित होती है गंगा नदी। बिहार में 405 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। झारखंड में मात्र ये 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है गंगा नदी। और पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। ठीक है, तो राज्यों के नाम भी आ गए और किस राज्य में गंगा नदी कितनी प्रवाहित होती है यह भी बता दिया गया है। उसके बाद है जो गंगा नदी है इसमें दाईं तरफ से और बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती है या अपना जल इसमें गिराती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा। ये जो नदियां है ये बाईं तरफ से गंगा में मिलती है। उसके बाद है दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इनमें है यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन। ये जो नदियां हैं ये दाईं तरफ से गंगा में मिलती है। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद आगे है इसमें जो गंगा नदी है यह ऋषिकेश के पश्चात हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यानी उससे पहले तक जो गंगा नदी है यह पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, मगर ऋषिकेश के पश्चात हरिद्वार के निकट यह मैदान में प्रवेश करती है गंगा नदी। और प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज जिसका नाम ये पहले इलाहाबाद था, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, लेकिन जो सरस्वती नदी है ये अब
लुप्त हो गई है, अदृश्य नदी है सरस्वती नदी। ठीक है, तो प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। और सरस्वती नदी ये अदृश्य नदी कहलाती है। उसके बाद यहाँ जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पर गंगा नदी पर फरका बांध बनाया गया है। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली नदी में और दूसरी गंगा नदी में। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में इसे कहते हैं पद्मा, पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। 870 किलोमीटर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है गंगा नदी। इसमें जैसे पद्मा, गंगा प्लस जमुना, ब्रैकेट में ब्रह्मपुत्र, मेघना, मेघना नदी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो यह मेघना नदी कहलाती है। यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती है तो यह मेघना नदी कहलाती है। और गंगा नदी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का यह निर्माण करती है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका जो क्षेत्रफल है डेल्टा का क्षेत्रफल ये लगभग 51,300 वर्ग किलोमीटर है। 300 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा किसे कहेंगे? पिछली क्लास में बताया आपको कि नदी जब समुद्र में गिरती है तो अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। और गंगा नदी का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका जो क्षेत्रफल है 51,300 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा यहाँ पर सुंदरवन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। और ये इसी के तट पर जो कोलकाता बंदरगाह है वो स्थित है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह स्थित है जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। बंदरगाह है जहां से समुद्री मार्ग से जो माल है वो ढोया जाता है, उन्हें बंदरगाह कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह यहीं पे स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यह जो अपवाह तंत्र है, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है,
ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, लगभग ये जो अफवाह तंत्र है गंगा नदी का, ये 25% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, गंगा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है और लगभग 25% क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। तो ये गंगा नदी है भारत की, इसका अफवाह तंत्र है। इसके अफवाह तंत्र में हम यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, कोसी नदी और दामोदर नदी भी इसी में आती है। हम इनका भी अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये गंगा नदी के बारे में थी जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक, और गंगा नदी किस तरह से बनती है ये आप समझना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।